ये ऐतिहासिक बिल होगा। आज इस वक्त का अब फ़ायदा गरीब, पसमानदा, मुस्लिम ख़वातीन या बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। तो मुसलमानों का उत्थान बहुत करना चाहती है सरकार, और मुसलमानों का वो विकास करना जो मुसलमान चाहते नहीं है हमारा विकास। बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए, वो तो किसी की सोच कोई नहीं बदल सकता। आने वाले समय में सब बदल जाएगा। ऐतिहासिक दिन आज लोकसभा में आना है वक्फ संशोधन बिल, और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11:07 ही शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहले प्रश्नकाल 11 से 12 चलेगा और फिर 12 बजे समय तय किया गया है जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखेंगे, और उसके बाद 8 घंटे का समय तय किया गया है इस बिल पर चर्चा के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। जो भी योजना नोटिस में चल रहा है उसमें बढ़ोतरी का क्या उनका प्लान है, ये मैं जानना चाहता हूं महोदय। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सर, पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये प्रश्नकाल चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 11 से 12 1 घंटा तय होता है प्रश्नकाल के लिए। तो फिलहाल प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है और दोपहर 12 बजे का समय है जब किरण रिजिजू की तरफ से ये बिल लोकसभा में रखा जाएगा, और फिर 8 घंटे का समय तय किया गया है इस पर चर्चा के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर सदन में सहमति बनाने के बाद चर्चा का समय और बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार की तैयारी पूरी है। नंबर्स के लिहाज से सरकार पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में है, और नंबर्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत वाला आंकड़ा है नहीं। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी जैसे साथी साथ खड़े हैं मजबूती से। मेघा, इसी वजह से रास्ता आगे का आसान चाहिए। लोकसभा में तो परेशानी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए रोमाना, लेकिन मैं देखिए इतनी सारी डिस्कशन हो रही थी, बस एक ही पॉइंट यहाँ पर मैं रखना चाहूँगी। जिस तरीके से ऑपोजिशन कल से तो ऑफकोर्स उन्होंने बिल्कुल इंटेंसिफाई कर दिया है अपनी ऑपोजिशन। हर कोई, अखिलेश यादव से लेके ओवैसी जी, हर कोई बयान दे रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है रोमाना, जैसे हमने देखा था सीएए के समय में जितना दिशा भूल किया गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि मुसलमानों को कहना कि आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, वो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कोई प्रावधान था क्या? वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट्स आते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आते हैं, अरे ये मुसलमान के अगेंस्ट है। तो आप तथ्य पे बात करिए ना, आपको कौन सा प्रावधान लग रहा है मुसलमान के अगेंस्ट है? ये बेहद महत्वपूर्ण आप बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रावधान को लेकर बात करने को तैयार है नहीं। हर कोई जो है वो संविधान के विरोधी है, मुसलमानों का अहित हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से इस तरीके के बयान या यूं कहें कि जुमले सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन आपत्ति कहां है? इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच अब से लगभग 1 घंटे के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया जाएगा। बिल पेश होने से पहले देश के कई हिस्सों में तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि काफी हद तक मुस्लिम समुदाय के लोग अब बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और समर्थन करते हुए इस बिल का नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासत में बिल को लेकर जंग जारी है। एआईएमआईएम अगर एक और शाहीन बाग की तरफ इशारा कर रही है, तो सरकार के कुछ साथी भी अभी तक बिल को लेकर कुछ असमंजस में है क्या? ये सवाल बड़ा हो जाता है। कांग्रेस ने बिल पेश होने से पहले अपने सांसदों की बैठक बुला ली है और रणनीति तय कर ली है। वहीं केंद्र सरकार दावा कर रही है विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर वो सीए का समय याद दिलाया जा रहा है कि तब भी इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय को बरगलाया गया था, ये कहकर कि नागरिकता छिन जाएगी। एक बार फिर विपक्ष वही साजिश या यूं कहें वही गंदा खेल मुसलमानों के साथ खेल रहा है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का बयान आ गया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो कह रहे हैं हम बिल का समर्थन करेंगे। देखिए, संजय झा का ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक जेडीयू के ही कुछ नेता थे जो पार्टी से अलग लाइन लेते हुए सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन अब संजय झा का ये बयान, निर्णायक बयान, सुनिए। बिल की बात है। बिल में हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर रहे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे सुपौल से सांसद है, और जो भी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले पटना में आकर के, हम लोग भी इस मीटिंग में थे, उनका जो कंसर्न था वो बात वहाँ रखा और वो सब बात हम लोगों ने
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो उससे जो हम लोगों को लगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो बात हम लोगों ने वहाँ रखी है, खास करके रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है बिल आने दीजिए कि ज़रूर इस बात को एकोमोडेट किया गया। आइए जल्दी से चर्चा खोल लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस समय इस चर्चा में कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं। एक तो हमारे साथ अजय कुमार जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अब प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही एआईएमआईएम के नेता हैं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। बहुत स्वागत आपका। अजय जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि सिर्फ विपक्ष मुसलमान के नाम और कंधे का इस्तेमाल कर रहा है क्या? आपत्ति क्या है इस बिल पर? आपत्ति बताइए। देखिए, मेघा जी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है। आपत्ति है, आपत्ति ये है कि आपका कोई मंदिर है, आपका कोई ट्रस्ट है, हिंदू समाज के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें क्या आप चाहती हैं कि मुस्लिम वहाँ आ जाएं? मुझे लगता है मैं तो नहीं चाहता। सर, तिरुपति के बोर्ड में सर मेरे ख्याल से क्रिश्चियन भी हैं। क्रिश्चियन नहीं है, हटा दिया। मुस्लिम भी है, सब झूठ है ना सर, अन्य धर्म के लोग हैं ना। अरे भाई, वहाँ नौकरी करने वाले को हटा दिया था। आप पूरी बात तो पूरा करने दीजिए मुझे। एक छोटी नौकरी जो कर रहा था, वहाँ कर्मचारी था, उसको हटा दिया था। कहाँ है, कौन से तिरुपति में है, जरा बता दें, लिस्ट निकालें अभी। यहाँ ये सब झूठ बात यहाँ फैलाई जा रही है। अरे भाई, अब पश्चिम बंगाल में आप बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, जरा सुन लीजिए, उसके बाद जितना आर्गुमेंट देना है दीजिएगा। मेरा कहना है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 आर्टिकल मौलिक अधिकार है। इस देश के संविधान के मौलिक अधिकार पर आप प्रश्न लगाना चाहते हैं। अजय जी, पहला आप आपत्ति ये दर्ज करा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, पहली आपत्ति आप ये दर्ज करा रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, इसमें बोर्ड के अंदर अन्य धर्मों के लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है? दूसरी आपत्ति ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। एनसीएलटी क्या है? ट्रिब्यूनल है ना। आपके मित्रों की संपत्ति को वहां पे माफ कराने के लिए, भ्रष्टाचारियों को लाखों करोड़ की छूट देने के लिए, दिवालिया कंपनी बनाने के लिए ट्रिब्यूनल का फैसला जो है आपको स्वीकार है। लेकिन ट्रिब्यूनल का जब फैसला वक्फ बोर्ड पर या किसी इस तरह के मुद्दे पर आएगा तो वहां आपको आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? कह रहे हैं, सुनिए ना, यही क्लियर, सुनिए ना। नहीं, सरकार उस फैसले को बंद कर दे यदि ऐसा है तो। दूसरी बात, यदि 40,000 वहां पे मामले, जैसा कि लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ मामला है, 60 लाख फैसले हाईकोर्ट में फंसे हुए हैं। 60 लाख है, 10 लाख तो सिर्फ यूपी में है, दिल्ली में 1 लाख है, ट्रिब्यूनल में कितना? 40,000 है। मैं तो कह तो रहा हूं, इसका मतलब ट्रिब्यूनल बंद कर दीजिए। तीसरी बात, रेट्रोस्पेक्टिव कानून की मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग कहते हैं कि जहां डिस्प्यूट है, जहां विवाद होगा, आपको किस बात की प्रॉब्लम वहां पर हो गई कि कलेक्टर उसमें इंटरवीन करेगा? इस बात की प्रॉब्लम हो गई। आपने अभी तक हमने जो प्रॉब्लम हमने बताया, प्रावधान था ही नहीं। अभी तक आप ही के वक्फ बोर्ड में डिस्प्यूट हो रहा है। आप लोगों की जमीन हड़प रहे, आरोप आपके ऊपर है। आप खुद ही बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। जिन लोगों ने बैठकर उस तरीके से जकड़ रखा है इस वक्फ बोर्ड को, वही डिसाइड कर रहे हैं। किसके फेवर में डिसाइड कर रहे हैं? गरीब मुसलमान के फेवर में। ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है? यदि प्रॉब्लम होता तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पारदर्शिता लाने की कोशिश की 2013 का संशोधन क्यों लाते? मुझे आगे आना होगा, मुझे आगे आना होगा। एक सेकंड, मुझे आगे आना होगा। एक मिनट, प्लीज मुझे आगे आना होगा। यहाँ पर एक बात बार-बार सामने निकल कर आ रही है। मैं जरा सा अजय जी के पास आऊंगी। मैं आपसे सर 1 मिनट आ रही हूँ। 1 मिनट, वो नए गेस्ट हैं सर, वो नए गेस्ट हैं। मुझे अजय जी के पास आना है। उपाध्याय जी प्लीज रुकिए, उपाध्याय जी प्लीज रुकिए, उपाध्याय जी प्लीज रुकिए। शाउटिंग मैच नहीं है यहाँ पर, शाउटिंग मैच नहीं है, प्लीज रुकिए। 1 मिनट, आप लोग एक के बाद एक बातें करके आगे निकल रहे हैं सर। नहीं अजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि गरीब मुसलमान की यहाँ पर दुहाई दी जा रही है, गरीब मुसलमान को क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पर वक्फ ने गरीब मुसलमान की जमीन हत्या रखी है या फिर यहाँ पर मामला जो है वो सरकार और सरकारी जमीनों को लेकर है? ये क्लियर कीजिए ना। जो अजय जी बोल रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि जो भी बात वो करेंगे तथ्यात्मक करेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो क्या पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बिल में? 95 में आप अमेंडमेंट लेके आए, किसकी सरकार थी? आपने स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 95 के अमेंडमेंट में किया। उसके पहले भी वक्फ अमेंड हुआ, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, इसमें अमेंडमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया। तो इस वक्फ के किस प्रावधान में, स्पेसिफिक सवाल है जी, अगर पढ़ के आए तो बता दीजिए, नहीं आए तो माफी मांग लीजिएगा। किस प्रावधान में हम कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग आएंगे? हम ये जरूर कह रहे हैं कि महिलाएं आएंगी
और महिला विरोधी कांग्रेस का पुराना चरित्र है, साहबानों से हम जानते हैं। हाँ। और रह गई बार-बार नहीं सर, एक सेकंड, महिलाएं आएंगी और दूसरे धर्म के लोग भी आएंगे। नहीं, बोर्ड ऐसा में आएंगे कहीं ना? नहीं है। शो मी दैट प्रोविजन। वो आज पता चल जाएगा, वो आज पता चलेगा। अभी तक कहा जा रहा है। एक सेकंड, मैं इधर आ रही हूँ, मेहरुद्दीन साहब के पास मैं आ रही हूँ, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब के पास आ रही हूँ। आप मुझे बताइए आपत्ति कहाँ पर है? आपत्ति कहाँ पर है? हमारी आपत्ति, 4 आपत्ति हैं जिन पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड, अजय जी, आप क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से हैं, तो मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने ये मनवा लिया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, इसीलिए आप इतनी ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। हमने जो मनवाया था, पर आपने तो दावा कर दिया। आपने कहा मुझे दिखा दो, और वो अभी तक आया नहीं है, इसीलिए हम तो कयास पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंट थे। आपने कह दिया कि गैर मुस्लिम होगा ही नहीं, मसौदा में था ही नहीं। वो कहीं मसौदा में था ही नहीं, तो मनवाने वाली कौन सी बात है? मसौदे में तो पहले था, मसौदे में तो पहले था। आपत्ति कहाँ पर है? आपत्ति कहाँ पर है? चलेगा। आपत्ति हमारी 4 है कि ये पूरा का पूरा बिल जो है गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल कैसे गैर संवैधानिक कैसे है, बस इतना ही बता दो। देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरा बताया और जेपीसी के वो मेंबर भी थे। क्या बताया? दूसरी चीज दूसरे पर नहीं, पहला बताओ असंवैधानिक कैसे, मैं जवाब लूंगी ना। मैं ये इसीलिए हम कह देना चाहते हैं कि जब हमारे देश के जो 20 करोड़ मुसलमान, अच्छा मैं रोक रही हूँ, वो नहीं चाहते। आप जरा सोचिए कि क्यों असंवैधानिक है। फिलहाल लिए चलते हैं दर्शकों को, इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, बयान आ रहा है, जरा सुना देते हैं। कांग्रेस के सांसद है, सुनिए। सर, क्या मैसेज है आपका जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए हैं? अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी अंदाज में विरोध करते हुए, हालांकि देखिए कांग्रेस के अन्य सांसद ना मुझे काले रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं और ना ही उनके माथे पर किसी तरीके की पट्टी है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो इस अंदाज में विरोध कर रहे हैं। मैं मेहरुद्दीन रंगबाज साहब के पास चली और आप ही जरा बताइए, वो असंवैधानिक जो आप लोग कह रहे हैं, असंवैधानिक कैसे? सिर्फ 2 पॉइंट बता दीजिए, संवैधानिक कैसे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरा ये जो बिल लेकर आए हैं, इसमें सारी चीज़ें अगर ना होती ये बातें ना, अगर जो हम जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि आप जो है सारा अधिकार जो है डीएम को दे रहे हैं, डीएम तय करेगा। अगर किसी ने कोई विवाद बता दिया कि मस्जिद पे कि ये हमारी जगह है, तो डीएम के पास अधिकार होगा कि वो उस पर सारी चीज़ों को करेगा, तय करेगा, और वो सरकार के अधीन होता है डीएम। तो जिस तरीके से पूरा ट्रिब्यूनल है ना, उसके बाद तो अदालत है ना, सब है उसके बाद। नहीं, ट्रिब्यूनल तो पहले भी था, पहले वाली जो संशोधन 2013 में हुआ था, तो उसके बाद कहते थे कि जहाँ वक्फ ने वो कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है, तो उसके बाद कोई आप अपील नहीं कर सकते, और उसमें ये संशोधन है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बिल ही असंवैधानिक है, जिस तरीके से आप जो है वक्फ बाई यूजर, मैं एक और बता देता हूँ, ये जो वक्फ बाई यूजर है, कमिश्नर तय करेगा, इस वजह से वो इसको संवैधानिक कह रहे हैं। कमिश्नर जो है, कमिश्नर की पोस्ट क्या है उसकी व्याख्या उनके पास है। डीएम की पोस्ट की क्या, रेवेन्यू का अधिकारी कौन होता है, हेड कौन होता है? तो आप सरकार से बाहर करके आप धर्म सरिया से चलाओगे? सही। क्या चाहते हो आप? इस देश में संविधान चलेगा या सरिया चलेगा? लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ जो बहुत महत्व, मैंने पहले ही कहा कि असंवैधानिक इसलिए नहीं हो सकता कि नेहरू जी ने इस बिल के एक्ट बनाया, 5 बार कांग्रेस ने संशोधन किया, हम भी उसमें, पहले तो ये बिल कह रहे हैं उसमें संशोधन है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, अभी एक अच्छी बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो इनके पूर्व प्रवक्ता भी कह के गए, धार्मिक संस्था। मैंने आपको कोर्ट का जजमेंट दिखाया, जिस जजमेंट में ये कहा गया है कि ये धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक ट्रस्ट है। तो पहले तो ये झूठ क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं। अब दूसरी एक इन्होंने अच्छी पॉइंट कही, इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में 40,000 मामले लंबित। देखिए, आप लोग तो सर्वे भी चलाते हैं रोजाना, 40,000 मामले क्या हैं? 40,000 मामले में 10,000, लगभग 10,000 मामले मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जिनकी कब्जा की। इसका मतलब यह है कि 25% मुस्लिम जो है उनकी संपत्ति पर, यदि एक सर्वे मात्र देख लें 60,000 के आंकड़े से, तो 25% जो है 40,000 के आंकड़े से 25% मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों की संपत्ति वक्फ ने जो है हड़पी है, जिसका मामला ट्रिब्यूनल में। अब मुझे एक चीज बताइए, इस ट्रिब्यूनल में अभी तो बिल आएगा तब स्पष्ट होगा कि उसमें कौन कौन है ट्रिब्यूनल में, पर
यदि उसमें 75% मामले अदर धर्म के हैं, जो हिंदुओं के हैं, जो सरकारी संपत्ति है, सिखों का है, जैनों का है, बौद्ध का है, ईसाइयों का, केरल के बिशप ने काउंसिल ने समर्थन किया इसका, हाँ। इसीलिए किया है क्योंकि उनकी भी जमीनें गई हैं, हड़पी गई हैं। तो 75% मामले जिनके हैं उसका निर्णय एक धर्म विशेष के लोग बैठ के कर देंगे। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसके अंदर सबकी भागीदारी? ठीक है, मैं ये अभी मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं इसलिए होना चाहिए क्योंकि 75% जो है अदर धर्म के लोगों के मामलात हैं उसमें, ठीक है, और मुस्लिम धर्म के तो है। तो 25 अभी जो कह रहे हैं ना कि पूरा देश भर का मुसलमान, ये झूठ है। पूरा देश भर के आपको एक मात्र आंकड़ा मैंने गिना दिया कि 40,000 में जो है 10,000, 25% मुस्लिम पीड़ित हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सारा देश का मुसलमान विरोध कर रहा है, सारा देश का मुसलमान, ये 25% कहां है? भाटी जी के पास एक मिनट सर प्लीज, उनकी बारी है। प्रदीप भाटी जी के पास आ रही हूँ सर, फिर मुझे बताइए इतनी आपत्ति क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए ये तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हो रहा है ना सर? नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नहीं रहा। आप ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हट गया, नोटबंदी से हट गया, कहने से आपको हट गया। सुनिए नहीं, भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं मैं। भ्रष्टाचार सरकार कहती है कि नहीं यहीं पे हूं मैं, आप मेरे को हर बात में मत टोकिए। भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? जो सरकार कहती है वो सब हो जाता है क्या? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला धन आ गया? लेकिन ये आपने कहा भ्रष्टाचार, नहीं आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जमीन कब्जे के मुद्दे पे आइए। आज देश के अंदर जितने भी मुकदमे दायर हैं उसमें से 60 से 65% मुकदमे जमीन कब्जे के लेके, जमीन को लेके, जमीन विवाद को लेके खत्म हो गए क्या वो सारे मुकदमे? तीसरी बात आपने कही ट्राइब्यूनल की, नहीं बीच में मत बोलिए। तीसरी बात आपने ट्राइब्यूनल करी। 2.5 दर्जन ट्राइब्यूनल्स हैं इस देश के अंदर और आधा दर्जन से ज्यादा ट्राइब्यूनल की पावर सिविल कोर्ट से ऊपर है। तो क्या उन सबको बंद कर दीजिए आप? क्यों ट्राइब्यूनल खोल रखे? कुछ ट्राइब्यूनल ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट को भी ये देखिए तर्क आने दीजिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो तर्क आने दीजिए, तर्क का बात कुतर्क से मत दीजिए, तर्क दीजिए। जिसमें हाई कोर्ट में भी पावर नहीं है कि वो रिव्यू कर सके, ये पावर नहीं है, एडवाइजरी पावर है उसमें भी उनकी। तो ऐसे तर्क, ट्राइब्यूनल की पावर जो भी संविधान की जिस बिल बना के आपने दी है, पहले उसने भी उन्होंने भी किया, बीजेपी ने किया। 2013 में अब्बास नकवी यही दलील दे रहे थे भाजपा की तरफ से, वो भी जेपीसी के अध्यक्ष थे, जो पहले जेपीसी बनी थी, उसके अंदर उन्होंने ये तर्क दिया कि आप गैर मेंबर्स को लेके आते हैं तो आपने मुसलमानों की हालत ये बद से बदतर कर दी है कि आपको मुसलमान नहीं मिला और सरकार उसको नॉमिनेट करेगी। ये तर्क है राज्यसभा का उनका बयान पढ़ने का। हाँ, 19 अगस्त 2013 का पढ़िएगा उसको, उसके अंदर उन्होंने लिखा है ये बात कि भाई आपने मुसलमानों की हालत इससे बदतर कर दी कि आपको नॉमिनेट करने पड़ रहे हैं काउंसिल्स में मेंबर्स। तो आप क्या तर्क देते हैं किसी भी तरह? जब आपका पक्ष एक तरफ का होता है, जब आप दूसरी बात कह रहे होते हैं, अरे ना उससे भ्रष्टाचार घटने वाला है, ना उससे कोई जमीन के विवाद घटने वाला है। क्या जादू की छड़ी लाएंगे आप? बताइए ना, क्या जादू की छड़ी लाई है कि आप उसको जमीन के मुकदमों को हटा दें? क्या आज कोर्ट नहीं है? आज हाई कोर्ट में अपील नहीं हो रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो रही है। कौन सा तर्क है जिसके आनंद ये हो जाएगा? आप जो बात कर रहे हैं तो व्यूअर को ऐसा लगेगा कि वक्फ को लेकर स्पेसिफिकली आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं। क्यों नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि वहां पर गलत हो रहा है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो पाया, इस वजह से वक्फ आप क्या चेंज कर रहे हैं? मतलब इसको भी ऐसे आप अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं? अमेंडमेंट पहला नहीं हो रहा है, आप नफरत का जहर घोल रहे हैं, आप बेमतलब की बहस। मुझे बीच में आना पड़ेगा। मैं अजय जी के पास आऊंगा। अजय जी, यहाँ पर अभी के शर्मा जी की तरफ से केसेस गिनाए गए ट्रिब्यूनल, उन्होंने कहा साहब 40,000 है, जिसमें 10,000 तो पिछड़े गरीब मुसलमान जो है उन्हीं के केसेस हैं जो वक्फ के साथ चल रहे हैं। सर एक आंकड़ा मेरे पास भी, और ये आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के सांसद की तरफ से दिया गया। उन्होंने ये कहा कि साहब उत्तर प्रदेश का मामला ले लो आप, उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर लैंड, और 14,500 हेक्टेयर लैंड जो वक्फ के पास है उसमें 11,000 जो है वो सरकारी बता दी गई है। तो यहां वो कह रहे हैं कि करीब 70% से ज्यादा जो है वो सरकारी, यूपी सरकार क्लेम कर रही है कि हमारी लैंड है, और यहां आप अधिकार जो है वो दे देते हैं कमिश्नर को, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वक्फ के तौर पर आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस आधार पर जो विपक्ष कह रहा है कि साहब सरकार जो है वो वक्फ की जमीन हथियाने वाली है, तो इसका जवाब दीजिए ना सर। नहीं हम सरकार सवेरे हम यही तो रोक लगाना चाहते हैं, सरकार पे भी रोक लगाना चाहते हैं। सरकार पे रोक कैसे लगेगा सर? बताते हैं। इस मुल्क में ये कानून नहीं चल सकता कि कोई भी संस्था इंक्लूडिंग सरकार सवेरे उठ करके किसी की जमीन पर, किसी की मकान पे उंगली रख दे और कहे कि ये मेरी है, जो वक्फ के पिछले कानून में लागू था। और आपने देखा कुंभ की जमीन, तमिलनाडु में मंदिर और केरल में चर्च पे इन्होंने दावा किया। हम इसी को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा लैंड रिकॉर्ड
पब्लिक कर दो, ठीक है, डिजिटलाइज कर दो। हाँ। और ये इस अमेंडमेंट का सवाल नहीं है, ये 2013 में कांग्रेस कर चुकी है, हम उसको आगे लेकर के आ रहे हैं। देखिए, देश एक बार विभाजन का दंश 1947 में झेल चुका है। फिर जमीन के नाम पर दोबारा विभाजन या देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का सवाल है। जो सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही थी आप लोगों की तरफ से कि साहब वक्फ बाय यूज जो है इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार की तरफ से कह दिया गया ना कि वक्फ बाय यूज चलता रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव में ये नहीं होगा, आगे के लिए वक्फ बाय डीड उसका प्रावधान सरकार लेकर आई है। तो ये तो एक तरीके से एक सकारात्मक संदेश है ना, जो सुझाव के आधार पर सरकार ने इसके अंदर अमेंडमेंट किया है, लेकिन आप लोगों को कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। देखिए रोमाना जी, आप कहने लगे हमसे 200 साल पुराने कागज दिखाइए, 300 साल पुराने कागज दिखाइए, 400 साल पुराने कागज दिखाइए। और वक्फ बाय जो यूजर होता है उसका मकसद ही है कि जो एक बार वक्फ हो गई संपत्ति वो हमेशा के लिए वक्फ हो गई। ये सरकार की नीयत जो है वो हमारी 9 लाख और 9.4 जो एकड़ जमीन है, जब से ये पता लगा है भाजपा को तब से वो लगातार इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रही है कि उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया, कैसे उनकी जमीन बढ़ गई। ये क्यों ना कहा जाए एआईएमआईएम बैठकर यहाँ पर फैला रही है और मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, गुमराह करने का काम तो भाजपा की सरकार। तो देखिए, करीब 40 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है। 12 बजे वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में आना है, और ऐसे में जेडीयू की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो वाकई में सस्पेंस बना रहे हैं, क्योंकि संसद में बताएंगे हमारा स्टैंड क्या है। ये कह रहे हैं ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कांग्रेस से धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं, हमें कांग्रेस को जरूर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं ललन सिंह। सुनिए। बिल आ जा रहा है, वो संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, यही वो सवाल है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान तक की पार्टी को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ललन सिंह को आपने सुना। जल्दी से जरा मेघा का रुख करते हैं। पर मेघा, मेरा सवाल ये है कि जब जेडीयू पूरी तरीके से सरकार के साथ है तो हमारा स्टैंड क्या है इस बिल को लेकर, ये संसद में बताएंगे, ये कहकर सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? रुमाना, आप उनकी बयान को सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम संसद में बताएंगे, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि हम समर्थन कर रहे हैं, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि हम विरोध कर रहे हैं। मगर जब अध्यक्ष जेडीयू को, आपको अभी 10 मिनट पहले हमने उनका बयान चलाया, संजय झा जब पूरी तरीके से क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट जेडीयू का संजय झा से ही आएगा, ललन सिंह जी से नहीं आएगा, और उन्होंने ये कह दिया है क्लियरली कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ना जेडीयू से ना टीडीपी से, वो सरकार के साथ हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से जारी कर दिया कि वो समर्थन करेंगे इसका। लेकिन देखिए, बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, इसी साल के एंड में आने वाले हैं, थोड़ी पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, और ये सब जो हो रही है ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ही कहलाती है। अभी जब बिल वोट पर आएगा तो वो सब आने वाले समय में जब 12 बजेंगे और बिल आएगा और उसके बाद जब चर्चा शुरू होगी तो फिर किसकी तरफ से क्या कहा जाएगा, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। ये वक्फ पर फाइनल फैसले की घड़ी है। बड़ी कवरेज जारी। ये ऐतिहासिक बिल होगा। आज इस वक्त का अब फायदा गरीब, पसमानदा, मुस्लिम खवातीन या बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। तो मुसलमानों का उत्थान बहुत करना चाहती है सरकार, और मुसलमानों का वो विकास करना जो मुसलमान चाहते नहीं है हमारा विकास हो। बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए, वो तो किसी की सोच कोई नहीं बदल सकता। आने वाले समय में सब बदल जाएगा। तो महज आधे घंटे का इंतजार बाकी। दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेंगे किरण रिजिजू। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, जो 8 घंटे की चर्चा तय की गई है उसमें कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किरण रिजिजू के बाद गौरव गोगोई पहले स्पीकर हो सकते हैं। किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे और फिर पहले स्पीकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हो सकते हैं। कि जेपीसी में सरकार ने खुद
ये कबूल करना चाहिए कि वहाँ पर क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होना था, जो एकदम बहुत गौर से हमें चर्चा करना था, वो ही वहाँ पे नहीं किए। तो सरकार का पहले दिन से ही एक रवैया था कि संविधान के खिलाफ, हमारे अल्पसंख्यकों के समुदाय के खिलाफ एक ऐसा कानून ले आए जो देश में शांति के बजाय अशांति का वातावरण लाए। तो ये वो लाइन है जो कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है, ये वो लाइन है जो पूरा विपक्ष एक सुर में आलाप रहा है कि साहब ये जो बिल है वो एक समुदाय मतलब मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों के हक में सरकार लेकर आ रही है। और ऐसे में मुस्लिम समाज खुद कहां खड़ा हुआ है। ये 3 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही है, जिसमें भोपाल से लेकर दिल्ली से लेकर और मुंबई तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। कहीं पटाखे चलाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोला जा रहा है, हाथ में गुलाब के फूल लेकर नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर के साथ, और कहीं मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो सड़क पर उतरकर सिवैयां बांट रहे हैं, शीर खुरमा खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो इस साल एक नहीं 2 ईद मनाने का मौका मिल गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं और ये मुस्लिम समाज से सामने आ रही तस्वीरें हैं। चर्चा एबीपी न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो सवाल मैं आपके पास लेकर आई थी कि सबसे बड़ी आपत्ति जब 2024 में सरकार ये बिल लेकर आई थी तो आप लोगों को ये था कि साहब वक्फ बाय यूज होता है, सरकार इसी को बदल रही है। तो अब तो सरकार ने कह दिया ना कि ठीक है 2025 तक वक्फ बाय यूज जो था वो जारी रहेगा, आगे के लिए वक्फ बाय डीड लेकर आ रही है, जैसा कि पूरे देश में होता है। देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से डिसेंट नोट जो है वो हटाए गए, उससे जेपीसी में जो लोगों ने अपनी राय दी और जितनी भी हमारी मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं, जो बड़ी बड़ी तंजीमें, और 20 करोड़ मुसलमान जब नहीं चाहता कि हमारे इस वाले ये बिल लेकर आए सरकार, मगर ये सरकार तानाशाह सरकार बन गई है। ये लगातार इस तरीके से तुष्टीकरण के, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब हिंदू तुष्टीकरण के तहत जो है भाजपा इस तरीके का, और ये हमारी संपत्तियों को छीनने के लायक बिल है। और मैं कह रहा हूँ कि बार बार कहते हैं, मैं बताता हूँ ना, मैंने कुछ लोग हैं जो इस तरीके की जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही है, क्या इन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे? जो इन्होंने वादे किए थे वो तो ये पूरे नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की थी इन्होंने, अच्छे दिन की बात की थी, स्मार्ट सिटी की बात की, उन पर कोई ध्यान नहीं इनका। मगर जब ट्रिपल तलाक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे का समय था, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नजरसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे, उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तजिए के मुताबिक इस नजरसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया जेपीसी के अंदर, मुजवज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। बी, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है इस तरमीम के बाद। तो ये आप सुन रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का। मुझे लगता है जरा शर्मा जी का रुख करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कैटेगोरिकली जितना हमने सुना, एक तो वो CEO जो है वो गैर मुस्लिम होगा, मतलब जो सबसे बड़ा पद एक तरीके से हो गया CEO वाला, वहां पर आप गैर मुस्लिम को बिठा रहे हो, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। और वो कह रहे हैं कि वक्फ है या नहीं इसको तय करने का जिम्मा भी एक तरीके से कमिश्नर को सौंप दिया गया, इस पर भी आपत्ति वो करा रहे हैं।
देखिए वो तो अभी जब बिल आएगा तो क्लियर होगा कि सीईओ कौन होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि देखिए सोच क्या है, मानसिकता इससे समझनी चाहिए पर्सनल लॉ बोर्ड की। मैंने पहले ही कहा कि एकमात्र छोटा सा एग्जाम्पल जो ट्रिब्यूनल का है, 40,000 मामलों में 10,000 मामले मुसलमानों के हैं और 30,000 मामले अदर धर्म के हैं, जिसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, और इसके साथ सरकार की संपत्ति है, और फैसला केवल एक धर्म के लोग कर देंगे। ये कहाँ का कानून है भैया? ये कौन सा अंधा कानून बना के रखा है? आप ना एक मिनट मैंने बीच में नहीं बोला। वक्फ में जो लोग हैं वो कौन होते हैं, पता है आपको इस बारे में? आप, हाँ मुझे पता है। किसके अंडर में होता है वक्फ बोर्ड? किसके अंडर? किसके अंडर में होता है आप बताओ। केंद्र सरकार के अंडर में होता है, और जो राज्य की सरकारें होते हैं उनके अंडर में होता है। नहीं और सरकार आप नहीं साहब, आप गलतफहमी में, आप गलत फेक न्यूज फैलाते हैं सर। थोड़ा सा एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ सरकार के अंडर है तो फिर अभी जो बदलाव हो रहा है उस पर अगर इतना घपला घोटाला हो रहा है तो आपकी सरकार के 11 साल से क्या कर रही थी? सर आप सुन लीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हो रहा है मैडम। ये झूठे, ये ट्रांसपेरेंसी का ही इशू है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इस प्रश्न, इस जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, इस आंकड़े से बहुत से प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का मसला भी जो आपने कहा जी, जब 75% मामले अदर उसके हैं तो स्वाभाविक है कि जमीनें भी तो है ना, वो वक्फ में, वो तो ट्रिब्यूनल में है, अभी फैसला होगा उसमें। तो उसके लिए आप ये कहो कि केवल उसका एक विशेषाधिकार, जैसे इनको 2013 के बिल में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के तहत दिया कि जो व्यक्ति चाहे, 2013 वाले में तो बीजेपी साथ थी ना। नहीं ऐसा नहीं था, ये गलतफहमी है। अरे उनकी कहने से नहीं होता है मैम, हमने विरोध किया था उसका। और एक मिनट सुनिए, और किस बात का विरोध किया, हम क्यों अंतर कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए। जो 2013 में इन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि कोई भी व्यक्ति जाकर दावा कर सकता है कि ये वक्फ की जमीन है, ठीक है, वक्फ के ऊपर हम इसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं ना, कि आप ये आर्टिकल 40 है, इनको शायद जानकारी नहीं हो, पढ़ लेना चाहिए। इसके अंतर्गत उनको अधिकार था कि आप जाके किसी भी जमीन पर एक ऐसा दावा कर सकते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। अब जो दावा कर रहा है उसको तो साबित नहीं करना है, जिसकी जमीन पर कब दावा हो रहा है उसको साबित करना है कि ये जमीन वक्फ की नहीं, मेरी जमीन है। मतलब आपको IMDT एक्ट याद होगा, जो इन्होंने कांग्रेस की देन है थी देश में, जिसको कि पटला कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई और पलटा उसको, जिसमें कहा जाता था कि विदेश से जो रोहिंग्या आएंगे उनको साबित नहीं करना है कि वो बाहर बांग्लादेश से आए या कहीं से आए, बल्कि भारत सरकार को साबित करना है कि ये बाहर से आए। यानी ऐसा उल्टा अंधा कानून मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो कांग्रेस करती रही वही वक्फ में किया है। इसीलिए उसको हमने ये कहा कि आगे से आपको ऐसा नहीं होगा, आपको डीड भी दिखाना पड़ेगा, आपको कागजात भी दिखाने पड़ेंगे, तब आपका दावा होगा। और ये मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट शर्मा जी, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये डीड वाला मामला ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आने वाले समय से 2025 आगे से। पहले जो वक्फ बाय यूज का नियम है सरकार ने मान लिया है उसको, मतलब जो सुझाव सरकार ने माने हैं जेपीसी के अंदर, उसमें ये भी है कि 2025 से पहले जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक वक्फ बाय यूज, मतलब कहीं पर कब्रिस्तान है, वक्फ की जमीन है, वो बनी रहेगी, उसमें आपको कोई कागज नहीं दिखाना है। हाँ, जल्दी से सर, उसके बाद मुझे आना है। जो अभी गौरव गोगोई यहाँ पर बयान दे रहे थे जिस जेपीसी के संदर्भ में, रोमाना जी मैं कुछ नहीं कहना चाह, आपके रिसर्च टीम से कहिए कि एक रिपोर्ट निकाल के दिखाए जेपीसी का। ये कौन थे जो कल्याण बनर्जी और ये जो कांग्रेस के नेता जो गिलास तोड़ रहे थे वहां पर, जो टेबल और लेके जो है दौड़ रहे थे मारने के लिए, और ये पूरे मैं सारे क्या जितनी बैठकें हुई हैं, जितनी बैठकें हुई, मैं सबका डिटेल बता सकता हूँ। ये जेपीसी में कोई सुझाव देने नहीं गए थे, ये मारपीट हो, हल्ला हंगामा। संसद में कांग्रेस सांसद विपक्ष का पक्ष रखेंगे इमरान मसूद, ये भी नाम सामने आ रहा है, और इमरान मसूद आज वक्ता होंगे कांग्रेस की तरफ से जब चर्चा होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने इमरान मसूद से भी खास बातचीत की है, सुना देती हूं मैं आपको वो हिस्सा। इमरान मसूद जी हमारे साथ में। इमरान जी, आप लोग कह रहे हैं मुस्लिमों का अधिकार छीना जा रहा है, सरकार और उसके नेता ये कह रहे हैं, एक प्रावधान बताइए जिससे मुस्लिमों का अधिकार छीन रहा है। एक प्रावधान जी, इसके अंदर एक प्रावधान बताइए जिसमें मुसलमानों को मिल रहा है। मैं बनवा रहा हूँ ना। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने वक्फ बाय यूजर को कहा कि ये हमने कंटिन्यू किया है, वक्फ बाय यूजर में इन्होंने क्लॉज लगा दिया और उसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर में वो प्रॉपर्टी तो जो सरकार ने संपत्ति अपनी घोषित की हैं, ये जो डिस्प्यूटेड है उसको छोड़ के बाकी सब स्टेटस रहेगा। सुनिए, ये लगभग 360 प्रॉपर्टी तो उत्तर प्रदेश में ही है जी। ये
2005-6 के अंदर दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और उड़ीसा में 53। ये वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में जी। ये तो गई। दूसरा नहीं गई तो वो तो जो है अब कोर्ट बन गई है। सुनिए अभी सुनिए ना, अभी मैं कानून की बात कर रहा हूँ, आप इनकी हवाई बात कर रहे हैं, मैं कानून की बात बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसको डिसाइड करेगा कलेक्टर का नामित प्रतिनिधि, जो भी नामित अधिकारी होगा, और वो कब डिसाइड करेगा इसकी कोई समय, इसकी कोई समय सीमा नहीं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर लैंड में से 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दिया उन्होंने। अच्छा। और वो सब सारी की सारी विवादित कर दी। अब उसको डिसाइड करने के लिए पहले ये डिसाइड करेंगे, ये कब डिसाइड करेंगे ये डिसाइड नहीं, उसके बाद कोर्ट का ट्रिब्यूनल, वो सारा का सारा एक लंबा प्रोसेस खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो पूरी प्रॉपर्टी को हमारी छीनने का काम हो रहा है। आप लोग वक्फ बोर्ड में जो है जो गैर मुस्लिम सदस्य की बात पर भी आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। मुझे रखवाइए ना जी, मुझे भी रखवा दिए अयोध्या वाले बोर्ड में, मैं भी राम। तो ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोर्चाबंदी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होते हुए और सब अपने अपने तर्कों के साथ तैयार हैं। महज 15 से 18 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 12 बजे ये बिल जो है वो रखा जाएगा लोकसभा में और फिर चर्चा शुरू होनी है। तो वक्फ संशोधन बिल, चंद मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है और 12 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में इस बिल को रखने वाले हैं और ऐसे में मोर्चाबंदी जो है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सरकार जिसने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है वक्फ संशोधन बिल का, फैसले की घड़ी है ये। विपक्ष जिसने तय कर लिया है कि वो इसका विरोध करेगा, लेकिन कटघरे में खड़ा हुआ अजय जी विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात है, जस्ट यही कहावत है कि जाके पैर न फटे भी भाई सो क्या जाने पीर पर आई। इनको तो लगता है इनको तो सिर्फ सियासत करनी है, लेकिन जिनके साथ ये है दर्दनाक घटना हो रही है, कहते हैं कि गरीबों को और मुसलमान गरीबों को लाभ हो जाएगा। भाई क्या उसमें से जमीन बांट दोगे? क्या वक्फ की जमीन क्या मुसलमान लेने के लिए है? क्या दान की जमीन कोई लेता है? पहली बात बीच में एकदम नहीं बोला यदि 3-4 मिनट लोगों ने बोला, यदि इतना भी नहीं बोलने देंगे तो बेकार है, फिर मैं चला जाता हूँ। आप ही लोगों को वक्फ तय कर दीजिए यहीं बैठ करके, जिस तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आप लोगों ने तय कर दिया था, किसी की बात नहीं सुनी थी। यदि सुन ली होती ना तो ये चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपने सुना ही नहीं, सारे संशोधनों को नकार दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। घुसपैठिए की बात, चूंकि भ्रम कैसे फैलाते हैं उस पर मैं आया, ये घुसपैठिए के उसी पर आता हूं ना, इन्होंने घुसपैठिया उसी से जोड़ा था। सरकार ही इस देश में तय करती है कि कौन हमारा नागरिक है और कौन घुसपैठिया है, तो पहले तो इसको तथ्य को ठीक कर लेना चाहिए, ये सरकार का ही दायित्व बनता है। दूसरी बात, वक्फ के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 10,000 लगभग मुकदमे जो है ये मुसलमानों के हैं और जो है 75% जो है अदर के हैं। अरे भाई 40,000 ट्रिब्यूनल में जो मामले हैं वो ये वक्फ बोर्ड वाले मामले नहीं हैं। यही कंफ्यूजन आप लोगों को फिर हो गया। ओवरऑल जो जितने ट्रिब्यूनल, लगभग 3 दर्जन ट्रिब्यूनल इस देश में है, उसमें 40,000 से ज्यादा सरासर झूठ है, एकदम झूठ है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लगातार झूठ बोलते हैं। अब सुनिए पहले, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये फर्जी सुनिए, आप सुनिए पहले, सुनिए। अच्छा, आपके मित्रों की कितनी है ट्रिब्यूनल में? आपके मित्रों की कितनी है? अरे ट्रिब्यूनल में कितने आपके मित्रों की संपत्ति की जांच हो रही है? कितने मित्र? आपके मित्रों के मित्रों की मैं पूछ तो रहा हूँ। अरे वक्त वाले अपने तो गरीबों का ले लिया, वक्त वाले तैयार कर लिए ना, लेकिन अडानी का नहीं तैयार हुआ। अडानी और अमानी वाले अडानी का भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं हुआ से बाहर निकल जाओ, सुधर जाओ, इस रोड पे ला दिया आपको, संपत्ति उसी को देखिए अब चिल्लाने लगे, उसी को ये संपत्ति देना। अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आ जाएंगे। आपने आपत्ति दर्ज करा दिया सर, मेरे पास इस बारे में जानकारी है, आप दोनों को मौका दें। ये जो है इसी तरह का भ्रम फैला करके अपने मित्र को ये सारी संपत्ति देना चाहते हैं। एनसीएलटी के मामले में इनको नहीं दिखता है कि आंकड़े क्या हैं। तीसरी बात, गरीब सुनिए, पसमंदा मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि उन्होंने 40 उसके बाद आप क्लियर कर दीजिए ना, यही 40,000 मामले जो है सुनिए और यही भरमाइए से जुड़े हुए हैं, या आप कह रहे हैं कि ओवरऑल है? ठीक है, ओवरऑल है। सुन लीजिए। कोर्ट में यदि कोर्ट में 60 लाख, हाई कोर्ट में लंबित मामले हैं, तो 60 लाख में क्या है, कितने हैं मुसलमानों के, कितने हैं इनके मित्रों के, कितने हैं हिंदुओं के? जरा उसका भी बाइफर्केशन करा दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की जो सियासत दिमाग में बैठी हुई है ना, इसी कीड़े के कारण इस देश में चाहते हैं उन्माद पैदा करना। इनको किसी की परवाह नहीं है, इन्हें तो सिर्फ ये चर्चा
खर्चा और सियासी इनको उन्माद फैला करके देश में अपनी राजनीति करनी है। न इनको मुसलमानों से लेना देना है। मुसलमानों से लेना देना होता 2013 के संशोधन में, आज कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा हुई, संसद में पास हुआ, इनके भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। 2013 में 13 का वो बिल है कि नहीं पास है? हाँ, पास है। हाँ। उस बिल में वो सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों का समाधान हो सकता है। हाँ। डिजिटलाइजेशन की बात तो कर रहे हैं। मतलब 2013 से यू टर्न ले रहे हैं ये अब पूरा यू टर्न भी नहीं ले रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को फिर से ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। भैया 11 साल से आपकी सरकार है, 98% डिजिटलाइज पहले से ही हो चुकी है मुद्दे। अच्छा। तो वहां विवाद कहां है? अच्छा। कौन सा विवाद दिखा रहे हैं वहां? जो विवाद है उसके लिए एक समाधान का प्रक्रिया है, वो ऑलरेडी मेंशन है उसमें। यदि आपको करना था और आपके मन मस्तिष्क में दिल दिमाग आपका ठीक था तो क्यों नहीं 14 संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों पर क्यों नहीं चर्चा किया? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया? फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया? क्या दिखावे के लिए बनाया था? यही चर्चा करना चाहते हैं ना। हाँ। ये चर्चा में ही इनका जो है सारा सियासत लगा हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए चाहते हैं कि अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर आप वो 40,000 वाले पर क्लैरिटी दीजिएगा। अजय जी, यहाँ से आरोप ये लग रहा है कि साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ये मंशा है सरकार की, वरना दिक्कत यहाँ वक्फ बिल में नहीं है। 2013 में जिस तरीके का संशोधन हुआ था, कांग्रेस बीजेपी ने सबने साथ मिलकर किया था। भी झूठ है। ठीक है, कैसे कह रहे हो आप? ठीक है, आज जिनके पास आंकड़ा है सदन के अंदर आप पारित कर लिया, हमने तो विरोध किया, लेकिन आपके पास बहुमत था, आपने पारित कर दिया। बिल पर अभी का बड़ा अपडेट, सदन में चर्चा के दौरान मौजूद रह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान जवाब भी दे सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सरकार की तैयारी बड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह भी लोकसभा में जब चर्चा हो रही होगी वक्फ संशोधन बिल पर, उस समय मौजूद रहेंगे और जवाब भी दे सकते हैं। अजय जी आइए, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, एक नेता है वक्फ पे सीबीआई ईडी अमानतुल्लाह, एक नेता हैं रामनगर वाले, जेल में बंद हैं वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करने में। वो बैठे हैं हैदराबाद में कितनी ज़मीन कब्जा करके। तो वक्फ की ज़मीनों के साथ ये एक धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर क्या कर रहे हैं? अगर इस देश में वक्फ की ज़मीनों पे चल रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, और अगर उसका हिसाब इनकम टैक्स मांगे तो इसको हस्तक्षेप कहते हैं। सही बात। अगर हम कहते हैं कि धर्म के नाम पर क्या आप रियल एस्टेट कंपनी चलाएंगे जो वक्फ चला रही है? अगर हमारी मांग सीधी है, एक ही मांग है, तो उपाध्याय जी को समर्थन करना चाहिए, एक देश एक कानून। प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारे हिंदू मंदिरों पर, ट्रस्ट, चर्च पर, गुरुद्वारे पर सरकार निगरानी कर सकती है, तो धर्म विशेष के नाम पर यह अलहदा विरोध क्यों? इसमें क्या कौन सी आफत खड़ी हो गई? और देश की अदालतें खुली हैं। हाँ। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसको चुनौती दीजिए। हाँ। और जहां तक मदनी साहब की बात है, ये तो देखिए साहबानो प्रकरण, हमने कहा पॉलीगमी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा चलेगी। हमने कहा मुस्लिम लड़कियों का विवाह भी 18 साल की उम्र में होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा इद्दत बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा हलाला बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। तो उनका तो ये जो चरित्र है महिला विरोधी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, बरेलवी मुसलमानों को क्यों अलग होना पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? अगर आप इतने ही शुभ चिंतक थे तो सारे मुसलमान आपके साथ मंच पर होते। तो ये देश विरोधी, समाज विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र है। उपाध्याय जी, ना हिसाब, ना वो बाथा, ना कहीं वो क्या था वो आपका, ना बही ना खाता, जो कहें सीताराम केसरी, वो नहीं चलेगा वक्फ में। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से एक मिनट नहीं, देखिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं ये अभी मुस्लिम भाइयों के लिए, ये बता दीजिए जो पिछड़ों का हक जाति जनगणना है, 10 साल से आप उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं, वो किस दिन कर रहे हैं वो भी बताइए। दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी की बताई इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी की इतनी ट्रांसपेरेंसी चल रही है। अरे पूरे हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में, आप उसको तो सॉल्व करिए। कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो सॉल्व हो गए? इतने लाखों करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं अभी भी, उन पे कोई बात नहीं। और यहाँ जादू की जड़ी लगा के ये सारा साफ कर देना चाह रहे हैं। तीसरी बात आपने रिट्रोस्पेक्टिव करी, रिट्रोस्पेक्टिव तो 1991 का वर्कशिप एक्ट भी था, उस पर क्यों इतना सारा हाय हुल्ला हो रहा है? और क्यों बीजेपी उसके ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे?
रही है। 2.5 साल से एक हफ्ते का जवाब मांगा गया था, 2.5 साल से बैठी हुई है उसके ऊपर। तो ये उन्माद फैलाना और लोगों में भ्रम फैलाना और कुछ तरह से विध्वंस की राजनीति, विध्वंसकारी लोग विध्वंस की राजनीति करके अपना राजनीतिक फायदा अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर लौट रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ प्रदीप जी, आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए, वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर एक भी पॉइंट आप नहीं रख पा रहे हैं सर। आप कभी वर्शिप एक्ट पर चले जाते हैं, कभी आप भ्रष्टाचार पर चले जाते हैं, कभी आप अदालतों पर जो भार है उस पर चला जाते हैं सर। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है सर कि अगर वक्फ संशोधन बिल आ रहा है और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि साहब ये मुसलमानों के हक में आ रहा है, मुसलमानों की भलाई इससे होगी, जिस तरीके के कब्जे वक्फ की प्रॉपर्टीज पर हैं और वो जो कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा कर उससे खुद अपना फायदा उठाकर उस पर लगाम लगेगा, तो फिर दिक्कत क्यों है सर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।